Hello student, a very warm welcome in प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस एंड स्टूडेंट आप लोगों की स्टडी कैसे चल रही है। आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी। जहाँ पर भी आपको जो डाउट आ रहा है प्राची फाउंडेशन उसको पूरा का पूरा सॉल्व करने की, आपके हर डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो आई होप आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों लास्ट टाइम हमने जो फिनिश किया था चैप्टर नंबर 2 था, और इस बार जो हम चैप्टर फिनिश करने वाले हैं डीएवी का द सेल इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। लेक्चर नंबर ये हमारा 1 है और बहुत मजा आने वाला है। इतनी इंटरेस्टिंग चीजें आप पढ़ोगे इसमें कि एक तो चैप्टर का कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, और दूसरा आपको जो बेनिफिट इसमें होने वाला है कि आपको जो क्वेश्चंस है ना उसके आंसर आपको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अच्छे से समझा है ना चैप्टर। तो फिर बस एक बार की मेहनत है, आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, उसके बाद आपकी सारी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग इस टॉपिक में क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन, फिर हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में, फिर हम बात करेंगे द सेल के बारे में। उसके बाद हम जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक जाएगा वेरिएशन, यहाँ थोड़ा सा ये मिट गया है, वेरिएशन इन सेल शेप एंड साइज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इसमें भी हम पढ़ेंगे सेल नंबर। ठीक है, और हम पढ़ेंगे इसमें सेल शेप के बारे में। तो ये वाले जो टॉपिक है आज हम इसको क्लियर करने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल से लेके जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। कि जैसे कि बच्चों आप जानते हो कि इस अर्थ पर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक वैरायटी है जो कि एक दूसरे से बच्चों बिल्कुल ही डिफरेंट है। हालांकि बच्चों उनके जो बेसिक स्ट्रक्चर है और फंक्शंस है, हम बात करेंगे बाद में कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो अभी हम जानते हैं कि इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर और इनका जो फंक्शन है, एक्टिविटीज है, इनमें कुछ सिमिलैरिटीज जो है हमको देखने को मिलती है। यहां पर आपको क्या दिख रहा है बच्चों, एक दीवार दिख रही है, एक वॉल दिख रही है। ये किस चीज से मिलकर बनी है? ये एक एक ब्रिक से मिलकर बनी है, ये एक एक ईंट से मिलकर बनी है। यही बोल रहे होंगे आप। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, इसमें कोई भी गलत बात है ही नहीं कि ये जो दीवार आपको दिख रही है वो एक एक ब्रिक से मिलकर बनी है। तो उसी तरह बच्चों जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो बॉडी है वो एक एक सेल, जैसे यहाँ पर सेल का डायग्राम दिया गया है, इससे मिलकर बनी होती है। चाहे वो छोटा सा बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, एक ऐसा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जिसको कि हम बिना माइक्रोस्कोप के देख ही नहीं सकते। अब अमीबा आगे हम पढ़ेंगे, आगे उसका मैं डायग्राम आपको दिखाऊंगी, इमेज आपको दिखाऊंगी। उसकी बॉडी में एक ही सेल होता है, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बच्चों ऐसे भी होते हैं, जैसे ये एलिफेंट दिख रहा है, वेल दिख रहा है, बड़े बड़े ट्रीज दिख रहे हैं, इनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं। ये जो जीव है, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये मल्टी सेलुलर है, यानी इनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल हैं। ये समझ में आया आपको? चले आगे। अब देखो, जैसे मैंने आपको बोला था एमीबा की मैं आपको आगे दिखाऊंगी। यहाँ पर बच्चों इनमें से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे हैं, तो उनमें से कुछ बच्चों ऐसे हैं जो यूनिसेलुलर है। कैसे है बच्चों? यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर। अब इसको आप सिंगल सेल्ड भी बोल सकते हो। सिंगल सेल्ड का मतलब और यूनिसेलुलर का मतलब एक ही होता है, यानी कि जिसकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है, और उस सेल के जो है वो पार्ट्स होते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। कुछ ऐसे सेल होते हैं बच्चों, जो कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर। कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर, यानी इनका जो शरीर है
इनकी जो बॉडी है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बनी हुई होती है। उनके जो पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स है, वो अलग अलग कैसे सेल से मिलकर, बहुत सारे सेल से मिलकर बनी हुई होती है। कुछ बच्चों बेसिक फंक्शन रहता है सेल का, जैसे कि जो बॉडी को फंक्शन, जो बॉडी को डिफरेंट एक्टिविटीज करवाने में हेल्प करता है। न्यूट्रिशन, जो भी हम खाना खाते हैं उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करना, ठीक है। ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, ये सारे फंक्शन कौन करवा सकता है? सेल करवाता है। सेल के कारण ही ये सारी एक्टिविटी, यानी कि जो बेसिक फंक्शन है एक बॉडी के, वो कंप्लीट की जाती है। तो बच्चों, अगर जिंदा रहना हो तभी हम जिंदा रह पाएंगे जब ये बॉडी में सारी एक्टिविटीज होंगी, ठीक है। हमको जिंदा रहने के लिए खाना पड़ता है, न्यूट्रिशन लेना पड़ता है, सांस लेनी पड़ती है। बॉडी, जब हम छोटे होते हैं और जब तक हम बड़े होते हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, रिप्रोडक्शन होता है, हमारी जेनरेशन आगे बढ़ती जाती है। ये सारी चीजें जरूरी है। तो इसीलिए हम सेल को बेसिक स्ट्रक्चर के साथ साथ, बेसिक स्ट्रक्चर, ये दोबारा आ रहा, मैं आप भी बस जस्ट थोड़ी देर बाद इसको कंप्लीट करती हूँ, पहले हम पैराग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर के साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंक्शन यूनिट भी कहते हैं। इस पूरे चैप्टर में हम सेल की शेप, साइज, स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बात करेंगे। बार बार वर्ड यूज हो रहा था बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर। तो बच्चों, यहां पर पीछे आपने देखा कि सेल जो है 3 पार्ट्स इसमें है: साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन। इसी को ही बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। किसका बेसिक स्ट्रक्चर है ये? बेसिक स्ट्रक्चर है सेल का। समझ में आया आपको? चले आगे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक जो बोल रहा है हमारा, वो है डिस्कवरी ऑफ द सेल। जैसा कि बच्चों अभी अब हम पढ़ चुके हैं, सेल की स्ट्रक्चर यूनिट है किसकी, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। अब यहां पर हमने बार बार बात की स्ट्रक्चरल यूनिट की। पीछे किसकी बात की थी हमने? बेसिक स्ट्रक्चर। अभी हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल यूनिट की। तो थोड़ा समझ लेते हैं। कोई भी चीज जो है बच्चों, डिटेल में पढ़ोगे तो समझ में आएगी, कम पढ़ोगे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, उसको रटोगे तो पास तो हो जाओगे, लेकिन हमको अच्छे मार्क्स से पास होना है। उसके लिए आपको एक एक लाइन जो है बड़े अच्छे से समझनी है। तो पहले हम समझ लेते हैं भाई ये स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है। पहली चीज, स्ट्रक्चरल यूनिट जो है ये ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर, एक बनावट, एक शेप तैयार करती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की। दूसरा, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका बेस ही, यानी शुरुआत ही, वो सेल से मिलकर बनते हैं। सेल उनकी बेसिक शुरुआत होती है। फिर ग्रुप ऑफ सेल से टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू से आगे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स बनते हैं। और अलग अलग ऑर्गन जब कंबाइंस होते हैं, यानी बॉडी पार्ट्स जब कंबाइंस होते हैं, तो हमारा एक ऑर्गेनिक सिस्टम बनता है। और फिर यही जो ऑर्गेनिक सिस्टम है, उससे हमारा एक पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो तैयार होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। भाई ये लिविंग ऑर्गेनिज्म शुरुआत कहाँ से हुई इसकी? तो शुरुआत इसकी यहां से हुई है, सेल से बनना इसका स्टार्ट हुआ है। फिर धीरे 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 क्या हुआ? सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से बॉडी पार्ट्स बने, बॉडी पार्ट से ऑर्गेनिक सिस्टम बना कि बॉडी जो है चल सकती है, हाथ हमारे लिख सकते हैं, दिमाग हमारा सोच सकता है, पेट के अंदर हम जो खाना खाते हैं उसका डाइजेशन होता है। फिर ये सारे हमारे बॉडी ऑर्गन ने जब काम करना स्टार्ट किया, तभी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको बोलेंगे। कुछ तो पहचान होगी लिविंग और नॉन लिविंग की। तो यही पहचान है उसकी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सारी 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 क्रियाएं जो है वो कर सकता है।
ठीक है बच्चों, तो बहुत लंबे समय तक, अब बढ़ाते हैं डिस्कवरी ऑफ द सेल को थोड़ा आगे। तो बहुत लंबे समय तक बच्चों सेल की जो है डिस्कवरी नहीं हो पाई थी। भाई इसका कोई कारण भी होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा इसका। बिल्कुल रहा है बच्चों। इसका रीजन है कि सेल इतने छोटे होते हैं, इतने स्मॉल होते हैं कि हम उनको बिना माइक्रोस्कोप यानी अनएडेड आई, बिना माइक्रोस्कोप से देख ही नहीं सकते हैं। तो भाई उसके लिए, उनकी डिस्कवरी के लिए एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत थी जो उस सेल को आइडेंटिफाई कर सके, उसके बारे में पता कर सके। तो बच्चों 17th सेंचुरी में एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की खोज हुई जिससे कि छोटी से छोटी चीज को देखा जा सकता था। तो जब उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की खोज हुई बच्चों, तभी डिस्कवरी हो पाई सेल की। और जब सेल की डिस्कवरी हो पाई तो उसके बारे में बेसिक, उसके जो सेल के बेसिक फीचर्स थे उसकी भी डिटेल्ड स्टडी हो पाई। क्योंकि बच्चों हमको अगर किसी चीज की स्टडी करनी है तो वो चीज हमारे पास अवेलेबल भी तो होनी चाहिए। आपके पास स्टडी मटेरियल ही नहीं है। अच्छा, स्टडी मटेरियल से मेरे को याद आया, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, चैप्टर के नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसको पीडीएफ फॉर्म में देंगे, ठीक है, आप वहां से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि मैम ने लेक्चर कंप्लीट करवा दिया, चैप्टर कंप्लीट करवा दिया, अब नोट्स का क्या। आपकी समस्या है, हमारी समस्या है, तो आप टेंशन मत लेना। आपको जब ये पूरा लेक्चर, हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा, तो उस दौरान आपको सारे इसके जो नोट्स है वो पीडीएफ फॉर्म में दे दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। और आगे हमारा क्या बोल रहा है, यहां पर आपको एक साइंटिस्ट दिख रहे हैं, रॉबर्ट हुक। ये पहले साइंटिस्ट थे बच्चों जिन्होंने 1665 में एक कॉर्क यानी एक ट्री की जो स्टैम है, ठीक है, कॉर्क यानी ट्री की स्टैम से लिया गया एक छोटा सा पार्ट है। तो उन्होंने क्या किया, उसको अंडर माइक्रोस्कोप यानी जो उनकी खुद की डिजाइन की हुई माइक्रोस्कोप है उसकी हेल्प से देखा। तो बच्चों उनको एक स्ट्रक्चर नजर आया और वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का नजर था। ये तो हनीकॉम्ब है लेकिन वो स्ट्रक्चर भी उनको हनीकॉम्ब जैसा ही दिखाई दिया, जिसके अंदर ये जैसे ये छोटे छोटे होल दिखाई दे रहे हैं ना, छोटे छोटे उनको होल्स दिखाई दिए, छोटे छोटे उनको कंपार्टमेंट्स, छोटे छोटे रूम्स उनको दिखाई दिए। जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि सेल एक लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है? लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब ही होता है अ लिटिल रूम। क्या होता है? अ लिटिल रूम। तो यहां पर जब इन्होंने उस हनीकॉम्ब को देखा तो उसके अंदर उनको छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए, और बाद में इन्होंने इसी के ऊपर डीप स्टडी की, इसके बारे में गहरी जानकारी ली, तो वास्तव में ये कंपार्टमेंट क्या थे? ये डेड स्किन थी बच्चों। और इसके चारों तरफ जो ये आपको दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरीके की जो शेप बनी हुई थी, वो उसकी सेल वॉल थी। क्या थी? सेल वॉल। समझ में आया? बहुत अच्छे से समझना है आपको, ध्यान भटकाना नहीं है इधर से उधर। तो बच्चों नेक्स्ट बारी आती है हमारी वेरिएशन इन सेल नंबर, शेप एंड साइज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छे से ऊपर आप लोग सोच रहे होंगे कि डू यू नो भी है। डू यू नो ना हम लास्ट में करेंगे, मजा आएगा, ये बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। तो पहले चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, फिर साथ में लास्ट में जो है वो डू यू नो भी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? तो बच्चों जैसा कि हम अभी तक जानते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनकी जो बेसिक यूनिट यानी वो बने किससे हुए होते हैं? सेल से। बार 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 हो रहा है। तो वो जो सेल का जो स्ट्रक्चर होता है, यानी सेल का ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये तो सेम होता है, परंतु अगर बात करें उनकी नंबर्स की, ठीक है, लिख लेते थोड़ा नंबर्स की,
तो डिफरेंट होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि एमीबा एक यूनिसेलुलर है। अब यूनिसेलुलर का मतलब समझ रहे हो ना आप क्या है? सिंगल्ड सेल। कैसा सेल? सिंगल सेल, जिसको हम यूनिसेलुलर भी बोलते हैं। वहीं अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग की या फिर हम बात करें एनिमल की, और बहुत सारे हैं, तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक उसी तरह से बच्चों इनकी जो शेप होती है, साइज होता है, वो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है। क्या होता है? डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट शेप, साइज और नंबर्स रहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है? तो चलो थोड़ा सा और इसको और गहराई से जानते हैं कि भाई हम बोल क्या रहे हैं। तो यहां पर आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? एमीबा। और यहां पर आपको क्या दिख रहा है? यहां पर दिख रहा है आपको अर्थ वॉर्म। यहां पर एक एक इसकी और खासियत लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? ये था यूनिसेलुलर और ये था हमारा, बोलो, मल्टी सेलुलर। क्या था? मल्टी सेलुलर। तो बच्चों इन दोनों का जो साइज है बिल्कुल डिफरेंट है। ये एक माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो आपको एकदम यक वाली फीलिंग आ रही है, क्या दिखा रहे हो मैम, इतना अर्थवर्म कैसा लग रहा है इसकी स्किन को देख देख के। लेकिन बच्चों पढ़ना है तो फिर थोड़ा तो देखना पड़ता है, साइंस के स्टूडेंट हो आप, है ना, थोड़ा बहुत तो चलता है। तो बच्चों ये डिफरेंट इनमें क्यों आया, है ना? एमीबा आपको अलग नजर आ रहा है, अर्थवर्म आपको अलग नजर आ रहा है। तो बच्चों ये जो डिफरेंट है बिकॉज ऑफ ड्यू टू नंबर ऑफ सेल। बार बार इसी में अगर मैं किसी चीज किसी वर्ड पे ज्यादा जोर दे रही हूँ ना, तो इसका मतलब है बच्चों वो कुछ इंपॉर्टेंट बताने की मैं आपको कोशिश कर रही हूँ। तो यहां पर इनमें ये डिफरेंसेस क्यों आया? ड्यू टू द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन देम, क्योंकि इनके अंदर जो सेल है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसके अंदर सिर्फ वन सेल है और इसके अंदर जो है वो मल्टी सेलुलर है। समझ में आए? तो इस तरह से बच्चों हम कह सकते हैं कि लिविंग बॉडी यानी लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, नंबर्स ऑफ सेल के आधार पर उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में बच्चों यहां पर एमीबा का एग्जाम्पल ले लेते हैं, बार बार पढ़ रहे हैं। इसके अलावा यूग्लिना भी है, पैरामीशियम भी है। ये मल्टी सेलुलर में अर्थवर्म है, बर्ड्स है, ह्यूमन है, एनिमल है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है बच्चों, चले आगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, आगे बताने से पहले ना हम पहली बात तो हम बात कर रहे हैं सेल शेप। तो सेल शेप की लाइन पढ़ लो, बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है। कौन सी लाइन? पहली ही वाली लाइन। द शेप्स ऑफ सेल्स डिफरेंट नॉट ओनली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। थोड़ा ध्यान से पढ़ना है इसको। द शेप्स ऑफ सेल्स डिफर not only in different organism but also in different organ of the same organism। पूरी 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 बुक का निचोड़ दे दिया इसने, और बड़ी मजेदार लाइन जो है इसने सिर्फ, मजेदार बात जो है 1.5 लाइन में इसने खत्म कर दी। अब बताओ मजेदार क्या था? बोला ये तो पहेली हो गई मैम, हमसे पूछ रहे कि क्या मजेदार होगा। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। बच्चों इसमें इंटरेस्टिंग बात ये थी पहली लाइन में कि जो बच्चों सेल होते हैं, कौन होते हैं? जो सेल होते हैं, जो सेल की शेप होती है, वो ना सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होती है, यानी सिर्फ अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग और अगर हम बात करें एनिमल की, तो एक दूसरे से डिफरेंट है ना ये। तो ना सिर्फ ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होती है, क्या होती है? सेल की शेप, बल्कि अगर हम एक ही ऑर्गेनिज्म, एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को ले, तो भी अगर इसके डिफरेंट डिफरेंट जो बॉडी पार्ट होते हैं, चाहे हेड हो गया, चाहे इसके लेग्स हो गए, चाहे इसकी आर्म्स हो गई, चाहे इसकी चेस्ट हो गई, उनमें भी जो बच्चों सेल होते हैं उनकी शेप डिफरेंट होती है।
है कि नहीं, इंटरेस्टिंग था कि नहीं है। हम लोग सोचते हो कि चलो ह्यूमन बीइंग है, सारे सेल एक जैसे होते होंगे, बर्ड है या एनिमल है उनमें सारे सेल एक जैसे होते हैं, नहीं, दोनों में सेल शेप डिफरेंट तो होती है। साथ में अगर सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म भी है, यानी सिर्फ अगर ह्यूमन बीइंग है, तो उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में बच्चों सेल की जो शेप होती है वो डिफरेंट होती है। अब बच्चों बात करते हैं, थोड़ा सा हटा दो इसको, है ना, बाकी तो सब लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, कि सेल की जो शेप है वो कौन कौन सी शेप वाले होते हैं। जैसे पहले लिखा है मैंने, ओवल, स्फेरिकल, क्यूबॉइडल, फाइबर लाइक शेप, पॉलीगॉन। फाइबर यानी ऐसा, ये जो लॉन्ग ये दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं फाइबर। तो ये जो डिफरेंस आप लोगों को नजर आ रहा है सेल की शेप में, इसके दो कारण है बच्चों, दो मेन रीजन है इसके। पहला लोकेशन, ये हटा रही हूं मैं, है ना, इसको थोड़ा सा ये कर दे, लोकेशन। अब दूसरा सोचो जरा थोड़ा, अब दूसरा क्या कारण हो सकता है। दूसरा है उसका फंक्शन। क्या है? फंक्शन। पहला रीजन लोकेशन और दूसरा रीजन जो है फंक्शन है। अब इसमें आपको एक ही बात याद रखनी है कि सेल की जो सेल होते हैं बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन हर बॉडी पार्ट एक ही काम करती है, ऐसा होता है नहीं होता है? नहीं होता है। हर जगह सर नहीं, हाँ में नहीं लाना है, जो गलत है वो गलत है। तो बॉडी के अलग अलग पार्ट में सेल होते हैं, और बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं बच्चों, उनका फंक्शन भी डिफरेंट होता है। अगर हम बात करें नर्व सेल की, तो इसका शेप जो है वो कैसा होता है? फाइबर जैसा होता है, यानी लॉन्ग फाइबर, ये देखो लॉन्ग फाइबर सा होता है। तो इसमें हम एक चीज और ऐड कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में जाने के लिए। चले क्या थोड़ा डिटेल में, बस थोड़ा लास्ट टॉपिक है, ज्यादा आप बोर मत हो ना। बोर, खैर बोर होने वाली तो कोई बात ही नहीं, मजा आ रहा होगा मुझे पता है आप लोगों को। यहाँ पर हम बात करेंगे नर्व इम्पल्स की। देखो आया है नर्व इम्पल्स, लेकिन यहाँ पर आपके जहाँ नर्व सेल लिखा है ना, फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल में, तो नर्व इम्पल्स आया है, तो आप थोड़ा उसको डिटेल में जान लो, नहीं तो रटना पड़ेगा वो। तो रटने से अच्छा है यार कि आप अच्छे से उसको समझ लो। तो नर्व इम्पल्स इज द वे, एक ऐसा रास्ता जहां पर नर्व सेल्स, थोड़ा लिख लेते हैं इसको, नहीं फिर भूल जाओगे आप, इज द वे वेयर नर्व नर्व सेल नर्व सेल्स। बच्चों इनको एक चीज और याद रखो, जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे ना, तो आप इनको याद रखो, उनको न्यूरॉन भी बोलते हैं। कम्युनिकेट, अगर इनको एक दूसरे ऑर्गन से बात करनी हो, कम्युनिकेट विद another, कम्युनिकेट विद another। तो नर्व इम्पल्स के द्वारा ही इनका एक ऐसा जरिया है जिसमें नर्व सेल यानी न्यूरॉन सेल जो है आपस में कम्युनिकेट करते हैं। बच्चों नर्व इम्पल्स क्या है? एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है। ये जो देख रहे हो आप, ये देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? लिख लूं क्या इधर? डेंड्राइट्स। तो इन्हीं डेंड्राइट्स में बच्चों नर्व इम्पल्स यानी ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है वो प्रोड्यूस होता है। और नर्व सेल में ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होता है, यहाँ से ये फिर धीरे 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 करके अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जो है वो ट्रांसमिट होता है। तो इसका डिटेल एक पूरी एक्सप्लेनेशन है इसकी कि कैसे काम करता है। तो फिलहाल तो अभी आप इतना ही समझ लो कि नर्व इम्पल्स है क्या। तो नर्व इम्पल्स पहली बात तो एक ऐसा मीडियम है, ठीक है, जिसमें जो नर्व सेल है बच्चों आपस में कम्युनिकेट करते हैं। यानी ये एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो कि नर्व सेल में जो डेंड्राइट्स होता है यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, और जिसके बाद ये इसको अलग अलग बॉडी पार्ट्स में ट्रांसमिट करता है।
पहुंचाता है, ब्रेन के जो मैसेजेस होते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 1। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, खूब भर भर के शेयर करो। और नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, और ये जो नोट्स है आपको मिलेंगे लास्ट लेक्चर में। कहाँ मिलेंगे? लास्ट लेक्चर में। पहले पढ़ लेते ना, तब तो नोट्स बनाएंगे, बाकी आप साथ साथ बनाते जाइए।